नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइट जीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोज़ प्रतिदिन आपके पास पहुँचता रहे और आपकी तैयारी और बेहतर होती रहे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक मौद्रिक नीति साधन है जिसका उपयोग आरबीआई द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस है रेपो दर, राजकोषीय विस्तार, राजकोषीय कर्षण या वित्तीयता उपाय। तो इसका सही जवाब होगा रेपो दर। ये रेपो दर क्या होता है पहले ये जानते हैं। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, अर्थात आरबीआई जो है अन्य बैंक जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों को ऋण देता है, तो उस जिस दर पे देता है उसे कहा जाता है रेपो दर। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि रिवर्स रेपो दर किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कि अन्य वाणिज्यिक बैंक जो है वो जब आरबीआई को पैसे देते हैं तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। यदि अगर 2019-20 की बात की जाए तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 की अपनी छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को 5.15% पर अपरिवर्तित रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कवि को निराला उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है जयशंकर, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी। जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी को ही निराला के नाम से जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को उनके उपनाम निराला के नाम से जानते हैं, जो एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां जैसे सरोज स्मृति, रामा की शक्ति पूजा, धवानी, परिमल, प्रियतम, अनामिका, प्रभाती, निरुपमा, अप्सरा इत्यादि है। यदि बात की जाए रामधारी सिंह दिनकर की, तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। दिनकर उनका कलम नाम है। इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भारत के राष्ट्रकवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। ये कई बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। इनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाएं रश्मिरथी, नाम सुन के दिल खुश हो जाता है। रश्मिरथी में उन्होंने कर्ण के बारे में, महाभारत के कुछ छंद के बारे में जो व्याख्या की है वो काफी, जितनी उसकी अच्छाई की जाए उतनी कम है। आप भी कभी रश्मिरथी सुनकर देखिएगा, आपका मन भी तृप्त हो जाएगा कि हाँ ऐसा भी कोई रचना होता है। इसके अलावा हुनकर, परशुराम की प्रतीक्षा, समरशेष, बापू, कुरुक्षेत्र आदि रचनाएं भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखी गई है। जैसे आप सुनेंगे कृष्ण की चेतावनी, ये भी रश्मिरथी का ही एक पाठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य में ऊर्जा का कारण है? ऑप्शंस है रासायनिक प्रतिक्रिया, दहन की प्रतिक्रिया, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया या परमाणु संलयन प्रतिक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा परमाणु संलयन प्रतिक्रिया। यानी सूर्य में ऊर्जा का जो कारण है वह परमाणु संलयन प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया सूर्य और अन्य सितारों में भी ऊर्जा का कारण है, स्रोत है। जितने भी तारे होते हैं उन सब में जो है परमाणु संलयन प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण उनके पास एनर्जी होती है। यह नाभिक को जुड़ने के लिए मजबूर करने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा लेता है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें अधिकतम है
तापमान के लाखों डिग्री और दबाव के लाखों पास्कल। परमाणु संलयन क्या होता है? तो संलयन का अर्थ होता है कि एक भारी नाभिक बनाने के लिए हल्के नाभिक में जुड़ना। सबसे सामान्यतः हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समस्थानिक हीलियम बनाने के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1950, 1947, 1956 या 1953। तो इसका सही जवाब होगा 1953। फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1956 में, जिसके आधार पर यह कहा गया था कि किसी भी राज्य का निर्माण जो है भाषाई आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि वहां के जनसंख्या के आधार पर या बहुत सारे मापदंड बनाए गए जिसके आधार पर किसी भी राज्य की स्थापना की जाएगी। लेकिन हुआ क्या था 1952 में, पोती श्री रामुलु एक व्यक्ति थे जो 19 अक्टूबर 1952 से आंध्र प्रदेश के अलग राज्यों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए और उसी पोती श्री रामुलु का निधन 15 दिसंबर 1952 को हो गया। पोती श्री रामुलु के निधन के बाद अराजकता का माहौल जो है आंध्र प्रदेश में फैल गया, जिसे आनंद फानन में जो है प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 में एक अलग आंध्र राज्य के गठन की घोषणा की और इस अलग आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1953 में कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी क्षेत्र के तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। उस समय कुर्नूल आंध्र राज्य की राजधानी थी और टी प्रकाशम आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, यदि वर्तमान की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आपका जवाब होगा, तो वर्तमान परिदृश्य की यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। ऐसा करने वाला देश का यह पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका सरकार जो है विशाखापट्टनम में काम करेगी, राज्यसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट जो है वो कुर्नूल में होगा। हालांकि आगे फिर संशोधन इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शंस है B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। 1930, 1931 और 1932 के में भारत की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। B.R. अम्बेडकर ने शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। यदि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन क्या था? तो 1930 से लेकर 1932 के 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियां द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। यह नवंबर 1930 में शुरू हुआ और दिसंबर 1932 में समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शंस है सुरक्षा, सक्षम, पराश्रम या स्वच्छ। तो इसका सही जवाब होगा सक्षम। सक्षम हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा शुरू किए गए एक अभियान का नाम है। महीने भर चलने वाला यह अभियान बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड
पद चिन्ह के प्रतिकूल स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव पर प्रकाश डालता है। सक्षम का विचार उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लिए राजी करना और बुद्धिमानी से जीवाश्म का उपयोग करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी द्वारा किए गए आह्वान पर किस नागालैंड की रानी ने विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का बैनर उठाया और उन्हें आजीवन कारावास हो गया? ऑप्शंस है रानी गाइदिन्लु, रानी अंबिका, रानी मिति जागी या रानी रोंगमेई। तो इसका सही जवाब होगा रानी गाइदिन्लु। रानी गाइदिन्लु को 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह मात्र 13 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाली पहली महिला थी। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि भी दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित रेलवे ट्रेनों में से नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया है, यानी किस ट्रेन को? ऑप्शंस है जम्मू तवी मेल, हावड़ा कालका मेल, डेक्कन ओडिसी या मैत्री एक्सप्रेस। तो इसका सही जवाब होगा हावड़ा कालका मेल, यानी हावड़ा कालका का मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। हावड़ा कालका रेल जो है यह भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। हावड़ा कालका मेल जो है दिल्ली के रास्ते हावड़ा और कालका के बीच चल रही है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। केंद्र सरकार ने हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आई राजनीतिक पार्टी ... थी, यानी कौन थी? ऑप्शंस है बहुजन समाजवाद पार्टी, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या जनता पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा जनता पार्टी। यही जनता पार्टी आज की भारतीय जनता पार्टी है। 25 जून 1975 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे विवादास्पद निर्णय लिया और देश भर में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल 21 महीनों तक बरकरार रहा और देश की राजनीतिक प्रणाली की गतिशीलता को बदल कर रख दिया। आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था और उसकी नींव उसी वर्ष 12 जून को ही रखी गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के बाद बहुत सारे नेताओं को, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण सहित सभी विपक्षी दलों के राजनीतिक नेताओं को जेल भेज दिया गया। अंततः 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हो गया। 1977 में कांग्रेस पार्टी को हरा करके जनता पार्टी और उसके सहयोगी केंद्र की सत्ता में आ गए। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने लोकसभा की 542 सीटों में 330 सीटें जीती और जनता पार्टी ने खुद उसमें 295 सीटें जीती और जनता पार्टी की सरकार बन गई। और यही जनता पार्टी वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भारत का शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शंस है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। तो इसका सही जवाब होगा अशोक चक्र। शांति काल वीरता पुरस्कार 4 जनवरी 1952 को स्थापित किए गए थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 से यह प्रभावी हुआ। अशोक चक्र जो है अधिकांश विशिष्ट शौर्य या शत्रु के चेहरे की तुलना में
वीरता या आत्म बलिदान के साहस या पूर्व कृत्य का कुछ कार्य के आधार पर दिया जाता है। कीर्ति चक्र जो है वह दूसरा है, यह एक सैन्य सजावट पुरस्कार के क्रम में आता है। शौर्य चक्र जो है वह भारतीय सैन्य सजावट पुरस्कार के क्रम में तीसरा स्थान पाता है। चलिए, ये वीडियो को कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है, आपके ज्ञान में अगर वृद्धि हो रही है, प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और प्रतिदिन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और प्रतिदिन संध्या 7 बजे टेस्ट देके आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए बने रहें। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।